हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर 11th क्लास मैथमेटिक्स रिलेशन एंड फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है और कंसेप्ट ऑफ बिल्ड होने वाला है क्योंकि हम सेट पढ़ चुके हैं और सेट के बाद अगली चीज़ हमें समझनी है रिलेशन। इसी चैप्टर में रिलेशन के बाद फंक्शन भी बताया जाएगा और फंक्शन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये कैलकुलस का एक तरह से बेस है। तो इसको अगर आप अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो कैलकुलस आगे आपके लिए ईजी होने वाली है। तो इस चैप्टर में आज हम सिर्फ कंसेप्ट करेंगे और इसकी कंसिक्वेंट जो हमारी वीडियोस आएंगी उसके अंदर हम सारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हम करेंगे क्या और इस चैप्टर के अंदर क्या कंसेप्ट हमें पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जैसे कि हम सेट्स पहले पढ़ चुके हैं, सेट्स के बाद हम आसानी से अब समझ लेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। तो ऑर्डर्ड पेयर के बारे में आपको जानना है और क्योंकि हम मेनली रिलेशन एंड फंक्शन है तो रिलेशन को जानने से पहले आपको ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट ये दो चीज़ें मैं बताऊंगा कि ये क्या होती है। इसके बगैर आप रिलेशन को नहीं समझ सकते। उसके बाद हमारा मेन टॉपिक आ जाएगा रिलेशन क्या होता है, ठीक है, और कैसे ये सेट और सेट के बाद कैसे हम रिलेशन को जानते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग के बेस के ऊपर हम रिलेशन को समझते हैं। और जब रिलेशन हम समझ जाते हैं तब हम फंक्शन भी समझ लेंगे क्योंकि फंक्शन जो है वो भी स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही होते हैं। और इन दो टॉपिक में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होती हैं आपकी डोमेन। तो मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरह से डोमेन निकालेंगे किसी भी क्वेश्चन के अंदर, रेंज क्या होती है और को डोमेन क्या होती है। ये आप इसको बहुत सुनेंगे आगे भी सुनेंगे। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और मैथमेटिक्स में आप कैलकुलस पढ़ेंगे तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन की आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर समझ होनी चाहिए क्योंकि ये आपको आगे वाले टॉपिक्स में भी आने वाले हैं। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को आज समझेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह से कंटिन्यूसली आपको वीडियोस प्रोवाइड करते रहें और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। और जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ अगर आप चाहते हैं कि इंस्टेंटली आपको को जानकारी मिल जाए तो आप नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी उसको भी पुश कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिलती रहे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका 1 by 1 टॉपिक। चलिए, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर को हम समझेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर, देखिए जैसे आप पेयर के बारे में भी जानते हैं और ऑर्डर के बारे में भी आप जानते हैं क्या होता है, लेकिन यहाँ पर खाली पेयर लिखने से बात पूरी शायद समझ में नहीं आ रही। तो ऑर्डर्ड इसलिए पहले लिख दिया गया और इसका एक खास मतलब है कि क्यों ऑर्डर्ड पहले लिखा गया। यानी पेयर के अंदर ऑर्डर्ड उसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यानी उसका ऑर्डर जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, तब हम उसको ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे। तो हम अगर इसको डिफाइन करें कि ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है तो इट is a pair, it is a pair of objects, है ना, listed in specific order, तब हम उसको ऑर्डर कहते हैं। यानी कोई भी दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को मिलाकर एक पेयर बन जाएगा लेकिन उसका ऑर्डर इम्पॉर्टेंट होगा। इसको मैं अगर समझाऊं कि क्या होगा तो मैं इसके लिए बेस्ट एग्जांपल ले लेता हूँ। एक एग्जांपल के तौर पर किसी भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट जैसे हम पढ़ते हैं, ये तो आप पढ़ चुके हो, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। किसी पॉइंट के अगर हम कोऑर्डिनेट लेते हैं तो वो अपने उसका ऑर्डर भी इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कोई पॉइंट हमने स्पेसिफाई किया कि एक पॉइंट है आपका जिसका ये 2 3 इस तरह से लिखा होता है ब्रैकेट में, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि प्लेन के ऊपर आप किसी पॉइंट को स्पेसिफाई कर रहे हो। जैसे 1 2 3 1 2 3 है ना, ये हो गया। तो 1 2 3 ये इधर हो गया, 1 2 3 इधर हो गया। तो इसी कोऑर्डिनेट में ये आएगा 2 और 3 पर, तो ये 2 और ये 3 ये पॉइंट हो जाएगा हमारा P, ठीक है। देखिए मैं ऑर्डर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर मैं एक पॉइंट लेता हूँ इसको उल्टा कर यानी एक और बनाता हूँ मैं 3 2, तो इसकी लोकेशन क्या होगी, तो इसकी लोकेशन हो जाएगी यहाँ और यहाँ।
तो देखिए सेम लोकेशन नहीं हुई, ये एक अलग पॉइंट हो गया, यानी ये 3 2 हो गया, इसको मैं कुछ और नाम दूंगा क्यू, तो ये क्यू हो गया आपका। तो P एंड Q आर डिफरेंट, है ना, ये दोनों एक नहीं है। तो ये ऑर्डर का मतलब होता है कि दो कोऑर्डिनेट, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसमें हम दो पेयर को ऑर्डर में उसकी मीनिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जनरलाइज करें हम, तो जनरलाइजेशन के अंदर इस तरह से हम लिखते हैं, यानी ए और बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, यानी कोई पॉइंट हो सकता है इसमें, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट, और ये हमारा होता है सेकंड एलिमेंट, ठीक है। तो ये ऑर्डर पेयर का मतलब होता है यहाँ पर, ओके। तो ये हमारा सिर्फ ऑर्डर पेयर था। आई होप इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इतना जानना ही काफ़ी है इसके लिए, ऑर्डर पेयर, और जैसे जैसे आप पढ़ोगे और इसके ऊपर बात होती रहेगी। दूसरा पॉइंट है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट है या मल्टीप्लिकेशन है, किस तरह की मल्टीप्लिकेशन है, कोई खास तौर की मल्टीप्लिकेशन है ये। तो अगर हमारे पास मान लीजिए दो सेट दिए हुए हैं, अब हम बात करेंगे जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दो नंबर की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर हम सेट लेते हैं। तो दो तरह के यहाँ पर हमारे पास होंगे, एक सेट मान लीजिए ए होगा, एक सेट बी होगा। तो इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर का हम एक सेट बनाते हैं इसको। तो ये होता है आपका ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट, या ऐसा बोलते हैं, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ऑल ऑर्डर्ड पेयर, या ऑल, इसको मैं ऐसे लिखूंगा ज़्यादा बेटर, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, जितने भी पॉसिबल आप ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हो फ्रॉम सेट ए टू बी। एंड इसको शो कैसे करते हैं, एंड इट इज़ डिनोटेड, डिनोट करते हैं इसको एज ए, और इसको क्रॉस यहाँ लगाते हैं, क्रॉस का मतलब ही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो इसके अंदर सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हम बनाएंगे, तो हम एग्जांपल से भी इसको समझेंगे। अगर इसको मैथमेटिकली बात करें हम, तो मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज ए सेट वेयर a set of ordered pair where A belongs to set A and B belongs to set B। तो यही बात जो हमने लिखी है, ये मैथमेटिकली बात है, इसकी डेफिनेशन। तो इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे दो सेट को लेकर, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो सारे के सारे इसके अंदर लिखे जाएंगे। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से लिया जाएगा, ठीक है। तो इसके एग्जांपल में मैं एक सेट ले लेता हूँ। मान लीजिए एक सेट है हमारा ए बी, और एक दूसरा सेट है, मान लीजिए ये हो गया 1 2 एंड 3, ऐसा हो गया। तो जब मैं इसके पॉसिबल पेयर बनाता हूँ तो देखो क्या होंगे। तो पहले मैं पेयर बनाऊंगा, तो अब ए क्रॉस बी आने वाला है, और ए क्रॉस बी क्या होगा, एक सेट होगा, तो सेट की तरह ही लिखूंगा इसका, लेकिन इसमें पेयर आएंगे, पहला इससे आएगा, दूसरा एलिमेंट इससे आएगा। तो पहला एलिमेंट ये लेता हूँ और इसके साथ 1 ले लेता हूँ, पॉसिबिलिटी ये होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी ए के साथ 2 ले लेता हूँ, ए के साथ 3 ले लेता हूँ, लिखने का तरीका ऐसा होगा, ठीक है। अब बी आएगा तो बी के साथ अब 1 आ जाएगा, उसके बाद बी के साथ 2 आ जाएगा, और बी के साथ 3 आ जाएगा। तो कॉमा देखेंगे आप, हर ब्रैकेट के बाद भी कॉमा, और अंदर एलिमेंट्स के बीच में भी कॉमा लगा हुआ है। तो ये इस तरह से आता है। इसके अंदर देखिए ये सारे के सारे एलिमेंट जो होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं, और ये इसमें एज ए एलिमेंट आ रहे हैं। और कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, ओके। अच्छा, हम एक काम और करते हैं, हम बी क्रॉस ए भी निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अगर मैं बी क्रॉस ए निकालूंगा तो देखो फ़र्क क्या होगा कि सेम नहीं होगा। अब मुझे जो पहले लिखा है उससे पहला एलिमेंट लेना पड़ेगा, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से आएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट यानी 1 के साथ ए, देन 1 के साथ बी, इस तरीके से 2 के साथ ए एंड 2 के साथ बी, और 3 के साथ ए 3 के साथ बी। अब आप थोड़ा गौर से देखें, ये एलिमेंट्स अलग हैं, यानी यहाँ पहले क्या आ रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं फर्स्ट में, और दूसरे में नंबर्स आ रहे हैं, दूसरा एलिमेंट ऐसे नंबर है। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट जो एलिमेंट है वो सब नंबर है, और दूसरे, तो हम क्या कह सकते हैं इसके अंदर कि ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं हैं, ठीक है। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर अभी हम फोकस कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ और मैं लिखवाता हूँ आपको। देखिए एक चीज़ और ध्यान दें, अगर हम नंबर की बात करें कि हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन दिस एन के, तो देयर 1 2 2 नंबर्स।
एंड हाउ मैनी नंबर्स आर देयर इन सेट बी, देयर 1 2 3 3, एंड हाउ मैनी नंबर इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, आप उसको काउंट कर लें, दिस इज आर 6। ठीक है, तो इससे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आएंगे। तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी तक जो हमने पढ़ा उसके बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा देता हूँ ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। तो यहाँ पर हम इसको लिखवाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो भी पढ़ा उसमें सारा ये आ जाएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पहला तो आपको यही समझ में आ जाएगा। देखिए पहली बात तो ये हो गई कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज़ नॉट इक्वल टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये कभी नहीं होता, यानी ये एंटी कम्यूटेटिव बोलते हैं इसको। अगर ये बराबर ना हो तो एंटी कम्यूटेटिव, बराबर हो तो कम्यूटेटिव हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि अगर इफ़, देखिए इसको ऐसे लिखेंगे हम, इसी से जो हमने पढ़ा है अभी, इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज़, मान लीजिए पी, ठीक है, मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज़ क्यू, ठीक है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कहाँ से कैसे निकाला हमने क्या किया, इसको 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर ये p है और ये q है, तो जनरल एक फॉर्मूला बन जाएगा, इफ़ दिस देन इज p इंटू क्यू। तो ये आपकी सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा फ्रॉम दिस नंबर ऑफ सेट्स को लेकर। एक थर्ड और लिखें आप, इसको हम लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर के बारे में, जो हमने अभी बताया यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर। देखिए अगर कभी दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर दिए हो, मान लीजिए एक ऑर्डर्ड पेयर है ए बी और एक बराबर है ऑर्डर्ड पेयर पी क्यू के बराबर, तो इफ़ अगर ऐसा होगा, इफ़ ऐसा होगा देन ये तभी पॉसिबल है व्हेन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। इफ़ टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो ए का कॉरेस्पॉन्डिंग यानी फर्स्ट के बराबर और सेकंड के बराबर होगा। तो इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन ए इज इक्वल टू पी एंड बी इज इक्वल टू क्यू। तो ये जो है आपका थर्ड पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है आपको जानने के लिए कि ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर जो है वो आप ऐसे देखते हो, ए बी इस तरह से दिखाई देगा आपको ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ये एलिमेंट से बनता है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो ए क्रॉस बी का होगा, ऐसे दिखाई देगा आपको। तो ये सब सेट में से ही आते हैं, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से, और पूरा जितने भी आप पॉसिबल बना सकते हो वो सब इसके अंदर एज एन एलिमेंट आ जाते हैं, तो वो आपका हो जाता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि आप नंबर भी निकाल सकते हो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आएंगे। जैसे इसके अंदर 2 है 3, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन ऑफ 2 सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स में भी वो भी आप निकाल सकते हो। तो इसको आप नोट कर लें, तब हम अगला अब अपने मेन टॉपिक पर आ जाएंगे, रिलेशन, और उसके बाद फंक्शन। इसमें एक चीज़ और है, एक बात और बतानी है आपको। एक हम बात इसमें और साथ साथ ये भी करेंगे एरो डायग्राम की। एरो डायग्राम, तो एरो डायग्राम बहुत हेल्पफुल होता है हमें चीज़ों को समझने में, है ना, विजुलाइज करने में कैसे होता है। दो सेट के बीच के अंदर हम जब एक सेट को दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ आपस में कनेक्ट करते हैं, मैप करते हैं, तो उसमें एरो डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आप देखें, अगर मैं यहाँ इस तरह से एक एलिप्स टाइप बनाया जाता है एरो डायग्राम में, जिसको हम सेट, यानी पहला सेट ए दूसरा सेट बी, इस तरह से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो जो हमारा फर्स्ट सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो हैं ए एंड बी, और सेकंड में एलिमेंट हैं आपके 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर हम एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करा रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं और पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं। तो उसमें होगा क्या, पहले हम ए को लेंगे और उसके साथ ए क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो A1 एक हमारा ऑर्डर्ड पेयर बना, उसके बाद A2 एक बना, इसी तरह से A3 एक बना, तो 3 हमारे बन गए। और हम B के साथ भी ऐसे करेंगे, तो B के साथ यहाँ ऐसे करेंगे 1 और उसके साथ 2 और उसके साथ 3, तो इसलिए 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होकर टोटल 6 हमारे ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे। किसके अंदर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी, ए सेट बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6 आएंगे। सिंपल सी बात है, लेकिन एरो डायग्राम
भी आप देख लो किस तरह से हम यूज़ करने वाले हैं। इस तरह से एरो डायग्राम बनाया जाता है और आगे रिलेशन और फंक्शन में ये बहुत हमें हेल्प करने वाला है। यस, तो स्टूडेंट्स हम ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट समझने के बाद अब रिलेशन को बड़े आराम से समझ सकते हैं। ये टर्मिनोलॉजी हम जब बोलेंगे तो आपको अब समझ में आ जाएगी। तो अब रिलेशन जो है हमारा क्या होगा, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, क्योंकि रिलेशन हम बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है और यहाँ पर हम सेट के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। तो ए एंड बी आर टू सेट्स, देन अ रिलेशन आर, हम यहाँ पर रिलेशन को आर से डिनोट करेंगे। फ्रॉम सेट ए टू बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यहाँ पढ़ चुके हैं, ये क्या है, ये हमारा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी में कितने एलिमेंट्स आते हैं, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। तो उसमें से कुछ एलिमेंट्स हम यूज़ कर लेते हैं जो हमारे रिलेशन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई करेंगे। तो यानी कि आर जो होगा विच इज़ रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी हम इसको यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, रिलेशन आर इज अ सबसेट के लिए आप जानते हो यूज़ करते हैं, दैट इज़ ए क्रॉस बी, ये होता है। तो हम इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हम एक सेट लेके चलेंगे। सेट है सपोज हमारा 1 2 3 कुछ एलिमेंट हैं इसके अंदर, है ना, 5 6 7 8 9, यहाँ तक एलिमेंट्स आपके आगे। और बी हमारा एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ तक एलिमेंट आ जाते हैं मान लीजिए, ठीक। अगर ये हमारे पास दो सेट हैं इफ़, है ना, देन हमें एक रिलेशन दिया है। अभी तक हमने रिलेशन कोई अभी लिखा नहीं है, हम पहला रिलेशन अब लिखने जा रहे हैं। देखिए ए बी तो हमें गिवन होंगे, 2 ए एंड बी आर सेट्स आर गिवन। अब रिलेशन क्या होता है, रिलेशन तो हम बहुत सारे बना सकते हैं। ए और बी के अंदर हम बहुत सारे रिलेशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसके हिसाब से रिलेशन की वैल्यूज़ आएंगी। तो हम क्या रिलेशन बनाएंगे इस बात पर डिपेंड करता है। तो जैसे मैं एक रिलेशन बना रहा हूँ यहाँ पर, अगर ए एंड बी टू आर गिवन एंड रिलेशन इज़ गिवन एज, क्योंकि रिलेशन क्या होता है, इज़ ए सेट जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, है ना, यहाँ पर ए एंड बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी, ये एक रिलेशन। देखिए यहाँ मैंने अभी तक क्या लिखा, क्योंकि रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर आते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर लिख दिया। ये अब नई चीज़ इंट्रोड्यूस किया मैंने अपने आप से, एक ए इज इक्वल टू 2 भी लिखा। यहाँ ए इज इक्वल टू 3 भी हो सकता था, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर भी हो सकता था, ठीक है। तो ए क्या है, ए इज़ द एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट, बी इज़ द एलिमेंट फ्रॉम सेकेंड सेट, यानी ए जो है वो आएगा आपका कैपिटल ए से, और जो बी जो है इनकी सेकेंड एलिमेंट वो आएगा यहाँ से। तो ये मैंने अब रिलेशन लिखा। अगर मेरा ये क्वेश्चन हो गया तो मुझसे पूछता है कि आप अब लिखिए रिलेशन में क्या क्या चीज़ें आएंगी, यानी मैं अब रिलेशन को क्योंकि रिलेशन एक सेट है तो मैं उसको सेट बिल्डर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म किसी में भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अभी ये क्या लिखा हुआ है, ये रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। मैं इसको अगर रोस्टर फॉर्म में बनाऊँ तो क्या होगा, देखें। तो आर के अंदर ये जो रिलेशन है वो क्या है, ए इज़ 2 टाइम्स ऑफ बी, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ का वो इस वाले एलिमेंट का डबल होना चाहिए। तो ऐसा एलिमेंट 1 तो किसी का डबल होता नहीं है, यहाँ कोई ऐसा है नहीं, तो 2 किसका डबल हो सकता है, 2 1 का डबल हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरा एक रिलेशन को सेट करते हुए, रिलेशन को सेटिस्फाई करते हुए ये मेरा ऑर्डर पेयर बन गया। अब मैं और क्या लूँ, 2 3 किसी का डबल नहीं हो सकता है ना, क्योंकि हाफ 1/2 का डबल होगा वो, 3/2 का होगा, 3/2 नहीं, यहाँ पर 4 जो है हो सकता है मेरा। तो जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, रिस्ट्रिक्शन क्या है, ये मेरा रिलेशन एक रिस्ट्रिक्शन है। इसी को स्टैब्लिश करते हुए यहाँ पर मेरे पास एलिमेंट्स आएंगे और वो सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे, क्योंकि रिलेशन के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। तो यहाँ मेरा अगर ये है तो किसका डबल होता है, 2 का, ठीक है। इस तरीके से 6 किसका डबल होता है, 3 का। और कोई एलिमेंट आ सकता है कि अगर मैं लेता हूँ 8 तो यस 8 हो सकता है, 8 इज़ ए 2 टाइम्स। अब मैं लेता हूँ 9 नहीं हो सकता, 10 है नहीं। तो देखिए सिर्फ मेरे रिलेशन में ये एलिमेंट्स आए इतने, ठीक है। तो ये मेरा मैंने क्या बनाया, इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा। अब एरो डायग्राम मैंने आपको बताया था, एरो डायग्राम से भी हम देख लेते हैं क्या होगा। अगर मैं इसका एरो डायग्राम बनाऊँ तो ये मेरा ए हो गया और ये मेरा सेट दूसरा बी हो गया। यहाँ मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। तो 1 किसी का नहीं यूज़ हो रहा, तो 2 यूज़ हो रहा, 2 इज़ डबल ऑफ 1 एंड 4 इज़ डबल ऑफ 2 एंड 6 इज़ डबल ऑफ 3 एंड 8 इज़ डबल ऑफ 4। तो ओनली दीज एलिमेंट्स आर यूजिंग, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी, ठीक। ये एक रिलेशन इन दोनों के बीच में इस तरह से बनता है।
अब इस रिलेशन में आपने देखा कि जो रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी से, यानी जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स होंगे, है ना, ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स, यहाँ एन नंबर कितना, अगर हम ये देखें यहाँ पर हमारे पास है 9 एलिमेंट्स और बी में कितने हैं, बी में है आपके 5, ठीक है। तो ये आप जानते हो। अगर मैं निकालना चाहूँ हाउ मैनी एलिमेंट्स विल बी देयर इन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो वो कितना हो जाएगा, वो मैंने आपको बताया हुआ 9 × 5 दैट इज़ 45। तो 45 कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। यानी पहले 1 इस 1 से 1 2 से 1 3 से 1 4 से 1 5 से 1 6 से कितने हो गए 5, सॉरी यहाँ पर हमारा 6 है नहीं, हाँ, तो 1 के साथ 5 बनेंगे, 9 के साथ इस तरह से 45 हमारे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा नंबर इन ऑर्डर्ड पेयर। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मैनी रिलेशंस यू कैन मेक, ये भी क्वेश्चन होता है कि आपको ए और बी 2 सेट दिए हुए हैं और आप कितने रिलेशन बना सकते हो। तो यहाँ ये क्या होगा, ये तो हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए क्रॉस बी में, लेकिन ये कितने रिलेशन बन सकते हैं। जैसे मैंने एक ये बनाया, तो इसको देखिए, अगर ये मैं आपको पॉइंट लिखवा देता हूँ, ये नोट के अंदर लिख लें इसको, नंबर ऑफ रिलेशन के लिए, इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू मान लीजिए p एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b आर सपोज q, ठीक है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b कितना हो जाएगा, ये p × q, ओके। अब इसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, और कितने होंगे, इतने होंगे। इतने एलिमेंट को लेकर आप क्या बनाएं, इसके देखिए हमने एक पढ़ा था, अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हो वो कितना हो, सपोज p, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमने जब पावर सेट की बात की थी कि पावर सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको सबको सबसेट बनाना पड़ता है, और सबसेट होता है तो वो हो जाता है 2 की पावर p, ये आपने देखा। तो यहाँ इस चीज़ का नॉलेज होते हुए अगर मेरे पास ये नंबर है यहाँ पर इतना, ठीक है, तो इसके सबसेट जितने बनेंगे ए क्रॉस बी के अंदर, ए क्रॉस बी जो एक सेट होगा उस सेट के सबसेट जितने बनेंगे, ठीक है ना, उतने ही आपके पास रिलेशन बनेंगे, ठीक। तो इसके सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 की पावर दिस, तो यहाँ पी क्यू क्या है, यहाँ पी क्यू पी की जगह है सिर्फ, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर of relations from A to B is equal to 2 की पावर P Q। ये पॉइंट आपको याद रखना कि अगर आप नंबर ऑफ रिलेशन कितने निकालेंगे तो ये एक बहुत ही बड़ा नंबर आएगा, यानी P एंड Q। अगर इस केस की बात करते हैं तो इस केस में ये जो आपका आ रहा है 45 आ रहा है, यानी 2 की पावर 45 इतने रिलेशन बन सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। तो आप ये मत सोचने की कोशिश करना कि हम सारे रिलेशन बना के देखें, ठीक है, ऐसा मुश्किल है, आप बना सकते हो, क्योंकि हम जो आपको दिया ये क्वेश्चन आता भी नहीं है, तो आपको जो फोकस करना है जो आपको रिलेशन दिया हो बस, और इससे कुछ बातें उससे रिलेटेड आपको सीखनी होंगी। तो इसको आप नोट करें, तब हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसको और रिलेशन को और अच्छे तरीके से समझते हैं। रिलेशन में आपने देखा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक वो सबसेट होता है, 2 सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होगा। और अब हम ये जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन क्या होती है। ये फंक्शन के बारे में, फंक्शन में भी आएंगी, क्योंकि रिलेशन के लिए होती हैं ये, और फंक्शन भी एक रिलेशन होता है, वो बाद में बात होगी इस बारे में। लेकिन अभी इसकी एक बेसिक डेफिनेशन क्या होगी वो आप समझ लें। तो पहले आप ये देखें कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है। पहले मोटी बात ये है कि तीनों के तीनों ये सेट होते हैं, ठीक है, ये भी सेट है। तो द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड डोमेन ऑफ आर। तो एक हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आते थे, लेकिन जैसे हमें रिलेशन मिलेगा तो सारे नहीं आएंगे, कुछ मान लीजिए रह जाएंगे और कुछ आ जाएंगे। जो आएंगे रिलेशन में, उस रिलेशन के अंदर जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे उनका जो सेट होगा वो हो जाएगा आपका डोमेन। रेंज क्या होगा, जब हम एक सेट से दूसरे सेट में जाते हैं तो जो वैल्यूज़ हम सेकंड सेट की यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, तो द सेकंड सेट्स के ऑल एलिमेंट्स का अगर हम एक सेट बनाएं देन इट इज़ कॉल्ड अ रेंज।
तो द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन आर इज कॉल्ड द रेंज ऑफ आर। एंड कोडोमेन क्या होता है, सेकंड जो सेट होगा उसके जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे कोडोमेन में आते हैं, यानी पूरा का पूरा सेट जो होता है कोडोमेन होता है। ये बहुत क्लियर बात है, ये हम रिलेशन में फंक्शन में ही पढ़ेंगे, ये इसमें कोई चेंजेस नहीं होते, कोडोमेन कोडोमेन ही रहता है। डोमेन और रेंज में थोड़ा सा रेंज में भी यही सेम रहेगा, कोडोमेन थोड़ा चेंज होने वाला फंक्शन में, वो आप देखोगे, मैंने अभी आपको पहले ही पॉइंट आउट कर दिया। तो यहाँ आपने देखा सेकंड सेट पूरा हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा एक सिंपल से हम एग्जांपल से अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। मान लीजिए मैं एक सेट लेता हूँ, ए यहाँ हो गया 1 और 2, ठीक है, और बी एक मेरा हो गया सपोज़, या मैं एक रिलेशन ले लेता हूँ, दो के बीच में होगा छोटा सा एक रिलेशन। मान लो हम इसका एरो डायग्राम से ले लेते हैं। मान लीजिए एक सेट है ए और एक सेट है बी, ठीक है, और रिलेशन के अकॉर्डिंग वो जुड़े हुए होंगे। मान लीजिए 1, 2 और 3, और यहाँ पर है x, y एंड z, ठीक है। सपोज 1 इज़ गोइंग फ्रॉम 1 to y and 2 is going from this x and this is also going from this like this, ठीक है। तो इस तरह से ही मैपिंग हुई है। अब इसके अंदर अगर आप इस मैपिंग को, है ना, ये मान लें सेट हमारा A है, ये सेट हमारा B है, तो एक रिलेशन यहाँ पर आप देख रहे हो, एक रिलेशन बना हुआ है। इस रिलेशन के अंदर हम अगर इस रिलेशन को लिखें रोस्टर फॉर्म में, तो आप देखोगे ऑर्डर्ड पेयर क्या बने हो, 1 के साथ y है, ठीक है, और 2 के साथ x है एंड 3 के साथ y है, ठीक, ये इस तरह से होगा। तो हमने अब देखें द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, तो हम अब डोमेन यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। व्हाट इज़ डोमेन? सेट बनाएंगे क्योंकि एक सेट होता है, और सबको लिस्ट कर देंगे जो फर्स्ट एलिमेंट आ रहे हैं, यानी कि 1, 2 और 3। तो यहाँ सारे के सारे एलिमेंट हमारे यूज़ हुए हैं, तो पूरा का पूरा सेट हो गया। ज़रूरी नहीं कि हों, अगर हैं तो आप पूरा लिख सकते हो। रेंज क्या होगी? रेंज में सेकंड एलिमेंट जो यूज़ हो रहे हैं, यानी एक यहाँ y हो रहा है, यहाँ x हो रहा है, दो ही तो एलिमेंट हो रहे हैं, x और y दो बार हम लिखते नहीं है सेट के अंदर, रिपीटेशन नहीं होता। z छूट गया तो रेंज में नहीं आएगा। और कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन वो तो पूरा का पूरा सेट होगा आपका B, यानी पूरा हम ऐसे लिख देंगे x, y, z। तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन सफिशिएंट है इन तीनों बातों को बताने के लिए, ठीक है। अब हम 2 एग्जाम्पल लेके उसके अंदर कोडोमेन, रेंज, अर्क और डोमेन निकालेंगे, ठीक है। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपके एनसीईआरटी के, इसको आप नोट कर लें डेफिनेशन। तो अब हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालेंगे किसी क्वेश्चन की जो दी हुई होगी। तो एग्जांपल है आपका इसका 7, इसमें आपको अच्छे से समझ में आने वाले हैं तीनों टर्म्स। तो एग्जांपल एनसीईआरटी का है 7। इसके अंदर आपको एक सेट दिया है, और सेट के अंदर वैल्यूज़ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इतनी शायद दी हुई है, चलिए इतने ले लेते हैं, ओके। और ये आपका सेट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसी सेट को हम बी के ना लेकर हम एक ही सेट को 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं। और हमें रिलेशन इस तरह से दिया हुआ, रिलेशन इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक। अब इसमें x और y दोनों कहाँ से आ रहे हैं? देखिए x भी और y दोनों, क्योंकि एक ही हमारे पास सेट है, तो ऐसा भी लिखा जा सकता है। अगर 2 सेट होते तो हम a और b दोनों में अलग अलग एलिमेंट को शो कर सकते थे, यानी हम b का काम भी यहाँ a ही कर रहा है, यानी a को हम दोबारा एक a के साथ ही मैप कराएंगे। तो ये हमारा रिलेशन हुआ। अब इस रिलेशन को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में इसको लिखूँ, ठीक है, मुझे इसमें डोमेन, रेंज निकालनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो मैं अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो क्या होगा, देखिए, तो यहाँ पर y की वैल्यू x से एक 1 होनी चाहिए, एक एक्स्ट्रा होनी चाहिए। तो y की वैल्यू अगर 1 लेता हूँ तो x की वैल्यू कोई ऐसी है नहीं, 0 होनी चाहिए, लेकिन 0 हम ले नहीं सकते क्योंकि a के अंदर मौजूद नहीं, क्योंकि x और y बहुत a से आते हैं। तो मैं पहले वैल्यू इसकी 1 चूज़ कर सकता हूँ। जैसे ही मैं x की वैल्यू 1 चूज़ करूँगा, y की वैल्यू 2 हो जाएगी। और अगर मैं 2 लूँगा, है ना, अगर मैं इसकी वैल्यू 2 लूँगा तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी, और 3 लूँगा तो 4 हो जाएगी, 4 लूँगा तो 5 हो जाएगी। तो ये मेरी रिस्ट्रिक्शन लगी है, उसके हिसाब से मैं इसको बनाऊंगा। 5 लूँगा तो 6 हो जाएगी, और अगर 6 लूँगा तो 7 हो जाएगी, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है सिर्फ, देख लेते हैं,
6 तक दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन में आपके एग्जाम्पल में यहीं तक दिया हुआ, तो यहाँ तक ही होगा हमारा। क्योंकि मैं 6 लूँगा तो 7 और 7 मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो रिस्ट्रिक्शन लग गई, तो मेरे ये एलिमेंट्स आएंगे। तो मैंने रोस्टर फॉर्म में बनाया, इसको हम एरो डायग्राम से भी बना सकते हैं। तो एरो डायग्राम ये हो गया, तो यहाँ पर मेरा जो मैपिंग होगा वो ए बी नहीं ए होगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, यहाँ एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, सेम एलिमेंट। तो अगर मैंने 1 लिया x तो कितना आया, 2 आया, तो ये मैप ऐसे होगा 2 पर, 2 होगा 3 पर, 3 होगा 4 पर, 4 होगा 5 पर, 5 होगा 6 पर, बस। अब यहाँ पर देखिए 6 बच जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इससे रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। अब हमें अगर डोमेन लिखना है, इसका डोमेन, तो हम सेट बना देंगे सारे फर्स्ट एलिमेंट जो इसमें यूज़ हुए हैं। ऐसा नहीं कि सारे उठा के ये लिख देंगे आप, नहीं नहीं, ये ध्यान रखना है आपको, जो जितने यूज़ होंगे रिलेशन में आप जो यूज़ होंगे वो लिखेंगे। तो 1 हमने यूज़ किया, 2 यूज़ हुआ, 3 यूज़ हुआ, 4 यूज़ हुआ, 5 यूज़ हुआ, ठीक है, बस 6 तो यूज़ हुआ नहीं, तो ये हमारा डोमेन हो गया। ओके, अच्छा रेंज क्या होगा, रेंज सेकंड एलिमेंट उठा लो जो यूज़ हुआ है। तो देखिए 1 इसमें यूज़ नहीं हुआ, तो हम इसमें छोड़ देंगे उसको, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये रेंज हो गया। सेकंड एलिमेंट्स का सेट, फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट यूज्ड इन रिलेशन, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ से आपको उठाना है। और कोडोमेन तो निकालने के लिए ज़्यादा आता नहीं है, क्योंकि वो फिक्स होता है और वो हमारा सेट ए ही हो जाएगा, जो भी आपको दिया होगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया ख़त्म। ये आपका एग्जाम्पल था, ठीक। एक एग्जाम्पल इसका और है हमारा एनसीईआरटी का, और इस एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में उसने क्या किया है, 2 मैपिंग करके दिखाया गया मैपिंग में। और मैपिंग में यहाँ पर लिया है उसने 9 4 25, और यहाँ लिया है 5 3 2 1 -2 -3 -5, ठीक है। ये मान लो सेट ए है या सेट बी है, मैपिंग करके दिखाई गई है। और मैपिंग ये इस तरह से है, ये 4 जो जा रहा है वो 2 और -2 की तरफ जा रहा है, 5 जो जा रहा है 25 जा रहा है 5 एंड +5, ये आपको दिया। इस तरह से हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें करना क्या, वो क्वेश्चन कहता है इसका डोमेन निकालो, रेंज निकालो, है ना, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। एक चीज़ और पूछ रहा है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दो आप, तो सेट बिल्डर फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए पहले समझना पड़ेगा हो क्या रहा है। यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है उसका स्क्वायर रूट यहाँ पर है, यानी देखिए 3 जो है इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा। इस तरीके से जो 4 है यहाँ पर वो कनेक्ट हो रहा है 2 से, और यहाँ -2 से, यानी 2 का हो या -2, दोनों का स्क्वायर करने पर 4 ही आता है। 25 इस तरह से 5 हो, -5 हो या 5 हो, दोनों का स्क्वायर करने से आता है। तो इसका अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूँगा तो रिलेशन इस तरह से हो जाएगा। देखो ये मैं लिख सकता हूँ कोई भी जनरल एक्स वाई, ठीक है, सच दैट x जो है वो क्या है, x इज़ स्क्वायर ऑफ द सेकंड एलिमेंट्स का स्क्वायर है, ठीक है, ये वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, इस तरह से है। और मैं इसको रोस्टर फॉर्म में तो हमेशा इजी होता है लिखना, तो 9 के साथ कनेक्टेड है कौन, 9 के साथ 3 कनेक्ट है और 9 के साथ -3 कनेक्ट है। इस तरीके से 4 के साथ 2 कनेक्ट है एंड 4 के साथ -2 कनेक्ट होगा। 25 के साथ 5 पेयर बनाएगा और 25 के साथ -5 ही पेयर बनाएगा, ये होगी। ऐसे लिखने से हम मुझे, चाहे मैं इस तरह इसको भी देखकर बता सकता हूँ डोमेन, इसको देखकर भी बता सकता हूँ, दोनों से इजी होने वाला है। तो डोमेन जो होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ फर्स्ट, देखिए जो यूज़ हो रहे हैं वो लिख लो, इसमें ज़्यादा आसान है। तो मैं लिखूँगा 9 4 एंड 25, ये तीनों यूज़ हो रहे हैं, तो मेरा डोमेन हो गया। और रेंज जो है वो जो इसमें यूज़ हो रहे हैं इसमें से देख कर बना लो आप, इससे थोड़ा ये इजी होगा, क्योंकि पिक्चर हैं, खाली 1 को छोड़ के बाकी सब लिख दो, बाकी सब यूज़ हो रहे हैं। तो 5 3 2 -2 -3 एंड -5। और कोडोमेन ये तो आप कुछ ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है नहीं, पूरा का पूरा सेट ही हो जाएगा, यानी 5 3 2 1 भी आ जाएगा इसमें, फिर -2 -3 -5, ठीक है। तो ये आपसे पूछा था सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। इसको देखते हुए हमने सारा सॉल्व कर दिया। आई थिंक आपको डोमेन, रेंज, कोडोमेन समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करेंगे आगे फंक्शन की तरफ, ठीक है। तो इसको आप पॉज करें, नोट कर लें।
रिलेशन अगर समझ में आ गया है तो अब हम फंक्शन को समझ सकते हैं, क्योंकि फंक्शन जो होता है वो रिलेशन का ही एक पार्ट है। मोटा मोटा या बड़े मोटे तौर पर आप ये कहें कि अगर मैं रिलेशन और फंक्शन को एक पिक्चर में दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरह से होगा। यानी ये मेरा होगा अगर रिलेशन एज ए सेट, तो इसके अंदर ये जो होगा मेरा, ये होगा आपका फंक्शन। यानी हमेशा फंक्शन जो होता है वो किसी रिलेशन में कुछ रिलेशन को यूज़ कर कर बनता है। ठीक है, तो ये फंक्शन जो होता है हमेशा एक इसके अंदर ही मिलता है, रिलेशन के अंदर मिलता है। सभी रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते, लेकिन सभी फंक्शन रिलेशन होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात है। अब है क्या, ये क्या चीज़ है जो एक फंक्शन को अलग बनाती है? एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। यानी इसमें कुछ बात होगी खास। क्या बात होगी वो थोड़ा ध्यान दीजिए आप। देखिए यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, अ फंक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ रिलेशन वेयर एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट। अब फर्स्ट सेट यहाँ पर डोमेन कहा जाता है फंक्शन में, है ना। रिलेशन में फर्स्ट सेट डोमेन नहीं होता था, हो भी सकता था अगर सारे उसके एलिमेंट यूज़ होते, लेकिन इसमें सारे एलिमेंट यूज़ होंगे। हैज़ वन एंड ओनली वन आउटपुट, जिसको हम इमेज कहते हैं, इन सेकंड सेट। और सेकंड सेट को तो हम पहले भी कोडोमेन कहते थे, अब भी कोडोमेन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेट है, फर्स्ट सेट वो हमारा क्या है, डोमेन है। ठीक है, और हमारा जो सेकंड सेट है वो क्या है, हमारा कोडोमेन है। तो ये क्लियर हो गया, निकालना आसान हो गया, क्योंकि अगर आपको ए भी दिया हो तो वही डोमेन और कोडोमेन हो गए। रेंज की डेफिनेशन वही है जितने यूज़ होंगे वर्ड्स। यहाँ पर जो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन कहा गया है वो दो बातें हैं, दो बात आपको चेक करनी पड़ेंगी। पहला तो ये वर्ड आप देखें इसको, एवरी एलिमेंट, और दूसरा है वन एंड ओनली वन आउटपुट, वन एंड ओनली वन। तो ये दो बातें इसको अलग बनाती हैं, इसको फंक्शन बनाती हैं। यानी एवरी एलिमेंट, जब एवरी एलिमेंट यूज़ होगा फर्स्ट सेट का, तो वो पूरा का पूरा डोमेन कहलाएगा। यानी सारे एलिमेंट उसके यूज़ होने चाहिए, पहली बात ये याद रखनी है। दूसरी बात, एक एलिमेंट वहाँ दूसरे सेट के किसी दो एलिमेंट के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता। यानी उसकी दो इमेजेस वहाँ नहीं हो सकती, उसकी दो इमेजेस वहाँ नहीं हो सकती। यानी वन एंड ओनली वन आउटपुट होना चाहिए, यानी वन इमेज होनी चाहिए सेकंड सेट में। तो ये बात है। मैंने यहाँ 3 एग्जांपल लिए इस बात को और क्लियर करने के लिए कि कब रिलेशन फंक्शन होगा। ये सारे के सारे आपके रिलेशन हैं, लेकिन फंक्शन हैं या नहीं है, हम उन दो बातों को यहाँ पर वेरीफाई कर कर देखेंगे। पहला हमारा देखिए, ये सभी दो सेट लिए हुए हैं हमने। ठीक है, यहाँ पर ये सब दो सेट हैं, ये ए सेट, ये बी ए, ये बी, ये ए और ये बी, करेक्ट। तो यहाँ पर कुछ ये हमारा रिलेशन बना हुआ है। अब यहाँ देखेंगे कि हमारा, पहले इस वाले को चेक करेंगे, क्या हमारा ये वाला एज ए डोमेन है पूरा का पूरा, यानी सारे एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं। तो पहली कंडीशन तो यहाँ पर हमारी फुलफ़िल हो जाती है। दूसरा, वन का एक इमेज है बी और कोई वन की इमेज नहीं है। टू की एक ही इमेज है बी और कोई इमेज नहीं है टू की। थ्री की एक ही इमेज है सी हो रही। यहाँ पर ये अगर ए कोई एलिमेंट छूट रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारी जो थी सभी एलिमेंट की एक एक इमेज होनी चाहिए। वन की एक ही है, टू की भी एक है, सी की भी, थ्री भी है, दो की एक सेम हो सकती है। ठीक है, तो यानी ये हमारा क्या हो गया, एक फंक्शन होगा, है ना। ये आपका फंक्शन होगा, दोनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई करती हैं। इसकी बात करते हैं। देखिए पहले ही देखते ही आपको देखने मिलेगा कि ये जो वर्ड, ये जो एलिमेंट है ये यूज़ ही नहीं हो रहा, और पहली कंडीशन जो है एवरी एलिमेंट यूज़ नहीं हो रहा, तो ये आपका नॉट अ फंक्शन, ये पहली कंडीशन पर ही खड़ा है। दोनों कंडीशन एक साथ फुलफ़िल होनी ज़रूरी है। ठीक है, बाकी दूसरी कंडीशन फुलफ़िल हो रही है लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पर आइए थर्ड पर। यहाँ पर देखिए दोनों एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं, तो फर्स्ट कंडीशन इज़ फुलफ़िल। और वन की एक इमेज है सी और टू की इमेज अब दो हैं, ए भी इमेज है और बी भी इमेज है, तो दूसरी कंडीशन पर ये पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये भी फंक्शन नहीं होगा। तो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। अब मेरे ख्याल से डेफिनेशन और आपको क्लियर हो गई होगी। एक तरीके से मैं इसको और भी समझता हूँ, आपको ही बता देता हूँ, याद भी रहता है। आप सिर्फ ये समझें कि जो पहला जो सेट है वो सेट है सेट ऑफ चिल्ड्रन, और जो सेकंड सेट बी है उसको हम कहते हैं सेट ऑफ मदर्स। ठीक है, इसमें मदर्स हैं और उन मदर्स के कुछ बच्चे हैं जो ए सेट में हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि ये दो बच्चे हैं, है ना, और यहाँ पर मदर है, बी इज़ द मदर ऑफ दिस टू चिल्ड्रन, दिस इज़ पॉसिबल। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई मदर है लेकिन उसका कोई बच्चा ही ना हो, यानी यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं हो रहा। तो इस तरह से बात समझ में आ जाती है। इस कंडीशन के लिए यहाँ पर आएँ,
यहाँ पर देखें एक ही मदर है, उसके 2 बच्चे हैं जो यहाँ पर है, पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि 2 ही बच्चे हैं, इसकी मदर है सी और इस सेकंड चाइल्ड की जो मदर है ए भी कह रहा है ये और बी भी कर रहा है, बट दिस इज़ नॉट बायोलॉजिकली ट्रू। एक बच्चे की 2 माँ नहीं हो सकती, लेकिन 2 या 3 बच्चों की 1 माँ हो सकती है। तो इस तरह से मुझे हमेशा याद रहता है, आई थिंक ये भी आपको हेल्प करेगा। तो आप रिलेशन में से फंक्शन को आइडेंटिफाई आई थिंक कर सकते हैं। काफ़ी तरह से मैंने समझा दिया। एक तरीका मैं और बता देता हूँ जिसे हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफ ऑफ ए फंक्शन में हम वो देखेंगे, तो मैं यहीं बना देता हूँ कि ग्राफ ऑफ फंक्शन से आप कैसे पता लगाओगे। ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, तो हम पहले ग्राफ बनाऊंगा और कोई एग्जांपल के तौर पर, और फिर हम देखेंगे कि हम कैसे पता लगाएं कि वो ग्राफ। तो मैं एक फंक्शन लेता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका जो ग्राफ बनता है, अगर आप पढ़ेंगे 11th क्लास में पैराबोला, इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। और एक है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये एक फंक्शन है। तो मैं इसको भी बना देता हूँ, ये इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। अब अगर आपको ग्राफ दिया हो तो आप क्या चेक करेंगे, तो एक इसकी है वर्टिकल लाइन टेस्ट कर सकते हैं आप। वर्टिकल लाइन टेस्ट यानी आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, इस ग्राफ में भी और इस ग्राफ में। अगर यहाँ ड्रॉ करता हूँ मैं, एक ये लाइन ड्रॉ की, एक लाइन में यहाँ ड्रॉ की, तो देखेंगे ये जो है एक पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है और यहाँ पर ये 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये वही कंडीशन है जो ये वाली है, यानी एक ही x की वैल्यू के लिए 2 y की वैल्यू आ रही है, एक ही x की वैल्यू के लिए एक y की वैल्यू ये, एक y की वैल्यू ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं है, ये वाली कंडीशन पॉसिबल है। अगर वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक ही टाइम काटती है, ओनली 1 टाइम इंटरसेक्ट, देन इट इज़ अ फंक्शन। एंड इफ़ कटेड मोर देन 1, 2 और 3 टाइम भी काट सकती है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका ग्राफ कुछ इस तरह का होता, ऐसा भी ग्राफ हो सकता है, तो इसमें बहुत कई जगह कटेगी। अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो इट कैन कट 1 2 3 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट से भी आप पता लगा सकते हैं कि फंक्शन जो ग्राफ दिया हुआ है वो एज ए फंक्शन है या नहीं है। तो जैसे हमने पता लगा, ये तो फंक्शन है और ये फंक्शन नहीं। तो आई थिंक अब आपको पूरी क्लियरिटी हो गई होगी कि कोई रिलेशन आपको दिया हो तो आप उसको देखकर बता सकते हैं, उसको ग्राफिकली देखकर बता सकते हैं। ठीक है, और मैपिंग वगैरह से भी उसको समझा सकते हैं। तो अभी हम इसके भी डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में बात करेंगे। इसको आप नोट कर लें तब तक। अब हम डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन समझते हैं क्या होता है। इसको समझाने के लिए मैंने 2 आपको सेट बनाए यहाँ पर, और इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जो कि अब हम बात कर रहे हैं फंक्शन की ही बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमें रिलेशन भी हो, रिलेशन तो होगा ही और फंक्शन भी होगा। तो यहाँ पर ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ग्राफ से हमने देखा था इस तरह से आता है, एक ही बार कट करता है, तो ये फंक्शन है, दिस इज कन्फर्म्ड। तो यहाँ पर इसको सेटिस्फाई करते हुए ये एलिमेंट्स यहाँ पर लिंक करेंगे। तो हम इसको लिंक कर देते हैं। किस तरह से लिंक करेंगे, देखिए y जो होगा यानी यहाँ पर जो आने वाला है वो इसका स्क्वायर आने वाला है। तो अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा, तो मेरे पास आएगा 4, यहाँ लिंक हो जाएगा। -1 का स्क्वायर करूँगा तो आएगा 1, 1 का स्क्वायर करूँगा, 0 का स्क्वायर करूँगा तो आएगा 0, 1 का स्क्वायर करूँगा तो आएगा 1, 2 का स्क्वायर करूँगा तो आएगा 4। ये मेरा एलिमेंट इस तरह से यूज़ होंगे और ये एक फंक्शन है। यहाँ पर यानी जो मैं वैल्यू ले रहा हूँ वो x यहाँ से होती है और जो y की वैल्यू आती है मेरा आउटपुट होता है जो यहाँ पर दिखाई देता है। क्योंकि ये एक फंक्शन है और इसका डोमेन क्या होगा, देखेंगे आपके सारे एलिमेंट यहाँ पर यूज़ होते हैं, तो ये पूरा का पूरा डोमेन जो होता है इसका, वो सेट जो फर्स्ट सेट किया होता है वही होता है। तो क्योंकि हम डोमेन समझना चाह रहे हैं तो फंक्शन का डोमेन ईजी होता है, तो ये सेट ए जो है वही आपका डोमेन हो जाता है आपका। ठीक है, रिलेशन में तो हमें देखना पड़ता था कौन से एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं, उसमें ज़्यादा बड़ा वो बनता है। अब बी जो है वो हम पहले ही जानते हैं, पहले की तरह ये कोडोमेन होता है आपका। सिर्फ बात रह जाती है रेंज की, रेंज हम बताएंगे अभी। अब इसमें हम यहाँ लिख भी लेते हैं कि हमारे पास डोमेन क्या होगा। देखें डोमेन, तो अब ये क्लियर हो ही गया, लिखने की ज़रूरत भी नहीं है कि डोमेन। इसमें बात अब सिर्फ रेंज की आती है। रेंज क्या होगी, तो रेंज तो वही वैल्यू है जो हमारा आउटपुट आ रहा है, यानी आप इनपुट तो डाल रहे हैं, पता है आप सारी चीज़ें डाल रहे हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हैं, वो हमें कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया कि हम क्या क्या लेंगे, हम क्या क्या हमें नहीं छोड़ना वो हम छोड़ चुके हैं।
फंक्शन में सारी काम की चीज़ें हम एज एन इनपुट लेंगे। अब हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो यूज़ नहीं हो रही हैं, तो वो रेंज में नहीं आएंगी सिर्फ। तो यहाँ रेंज में आपका आएगा 0, 1 एंड 4। और क्योंकि ये इसी के से अंदर से आते हैं तो पहले की तरह ये अभी भी होगा जैसे पहले था कि रेंज जो होती है वो सबसेट हो सकती है कोडोमेन की, या पूरा कोडोमेन भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो ये पहले का रिलेशन जो था पहले से चला आ रहा है। यहाँ पर ये पहला रिलेशन चला आ रहा है, ये भी चला आ रहा है। अब यहाँ पर पूरा ए जो है वो डोमेन बन गया, सिर्फ ये बात हो गई, ठीक है। अब डोमेन क्या है ये हम बता ही दिया मैंने आपको कि डोमेन को आप कैसे लिख सकते हैं। लेकिन डोमेन के लिए मैं कुछ आपको समझाता हूँ, इसके कुछ एग्जांपल इंपॉर्टेंट लेकर। यानी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मेरा जो फंक्शन है y, जिसको हम f(x) भी लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने अभी फंक्शन बताया था, तो फंक्शन जो होता है, फंक्शन जो दो सेट से बनता है उसको हम ऐसे लिखते हैं a to b, ठीक, इस तरह से लिखते हैं। यानी अगर हमें आउटपुट जो मिलता है ना, तो उसको हम y लिखते हैं, और इसी को हम कब आता है जब हम फंक्शन के अंदर x की वैल्यू डालते हैं, तो इस तरह से लिखा जाता है। यानी y इज इक्वल टू f(x), और f(x) क्या दिया होगा, जो भी हमारा फंक्शन बन रहा होगा जिसके अंदर x² दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मेरा ये वैल्यू दी हुई है सपोज 1/x, तो अब x की मुझे वैल्यू निकालनी है, क्या क्या वैल्यू मैं ले सकता हूँ। तो इस तरह की बात हमें पहले मालूम है कि नीचे कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, ये एक प्रॉब्लम करता है। तो सिर्फ हम यहाँ पर क्या करेंगे, x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, बाकी सारी चीज़ें ले गए। तो डोमेन जो होगा इस केस में, डोमेन इस क्वेश्चन का, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये मेरा फंक्शन था, इसका मुझे डोमेन बताना था। तो डोमेन क्या होगा, सारी रियल वैल्यूज़ होंगी, सिर्फ एक वैल्यू को छोड़कर, जिसको मैं ऐसे माइनस कर देता हूँ, इस तरह से लिख देता हूँ उसको। तो डोमेन को ही लिखने का तरीका ये भी होता है। दूसरा एक इसका एग्जांपल ले लेता हूँ, y एज ए फंक्शन, जिसको मैं अब लेता हूँ अंडर रूट की फॉर्म में, ठीक है ये। तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू क्या क्या ले सकता हूँ, तो क्योंकि मुझे यहाँ पर जो वैल्यू आनी चाहिए रियल नंबर आनी चाहिए, और अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, वो बन जाती है आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जो आप पढ़ेंगे उसको भी आगे चैप्टर में। तो अंडर रूट x के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, यानी x की वैल्यू 0 हो सकती है और 0 से बड़ी हो सकती है। यानी क्या क्या वैल्यू ले सकता है, ये वैल्यू ले सकता है 0 से स्टार्ट करते हुए इन्फिनिटी तक ले सकता है। तो इस तरह से सेट में इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये आपका डोमेन का एग्जाम्पल हो गया, और डोमेन पूरा ये होता है। अगर a और b आपको दिया हो तो सीधा a उठाकर लिख सकते हो आपको, लेकिन a और b नहीं दिया हुआ, फंक्शन दिया हुआ अगर, तो फिर डोमेन ऐसे निकालते हैं, ठीक है। सेट में दिया हुआ a और b की फॉर्म में, तब तो ढूंढने की जरूरत नहीं, a एज ए डोमेन हो जाएगा। लेकिन अगर फंक्शन की फॉर्म में दिया हो तो x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती है, ले सकते हो, वो आपका डोमेन होगा। अब हम बात करते हैं रेंज क्या होती है, ठीक है। जैसे रेंज हमने यहाँ निकाला, तो डेफिनेशन की क्या है, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ y, यानी y की वो सारी वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x की सारी वैल्यू यूज़ कर कर जो भी y की वैल्यू आएंगी उनका जो सेट होगा वो हमारा रेंज होगा, ठीक है। तो रेंज के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं इसका कि किस तरह से करेंगे। अच्छा देखिए, अगर आप डोमेन समझ गए हो निकालना, तो आप रेंज को भी इन टर्म्स ऑफ डोमेन ही निकाल सकते हैं। तो इसका एक मेथड होता है इसका करने का, तो उस मेथड को हम समझ लेते हैं, उसी मेथड से करेंगे भी। मेथड क्या यूज़ होता है, मेथड होता है, इसको हम लिखते हैं y इन टर्म्स ऑफ x लिख लेते हैं। मतलब यानी अगर आपको फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू f(x), तो सबसे पहला काम आपका होगा कि आप लिख लो x इज इक्वल टू एक फंक्शन। अब फंक्शन बदल जाएगा, इसकी शक्ल फंक्शन की बदल जाएगी, इसलिए अब f नहीं होगा, मैं कुछ और नाम दे देता हूँ फंक्शन का, इस तरह से हो जाएगा। अब क्या करोगे आप, ऐसा करने के बाद ऑब्टेन करना होगा, ऑब्टेन डोमेन ऑफ g। अब g का डोमेन निकालो, डोमेन ऑफ g विच इज इक्वल टू रेंज, जो क्या होगी, रेंज ऑफ f हो जाएगी। तो आप g का डोमेन निकालो, डोमेन निकालना क्योंकि हम सीख गए, तो हम काम हमें क्या करना होगा, सिर्फ हमें y को लिखना होगा इन टर्म्स ऑफ x, और जो डोमेन वाला जो तरीका है वो यूज़ करते हुए हम आगे उस काम को कर सकते हैं। तो इसको हम समझते हैं और एक एग्जांपल के साथ। इसको अब मैं रब कर रहा हूँ, आप इसको तब तक नोट कर लें। तो इस क्वेश्चन से हम समझेंगे रेंज निकालना, और जो मैंने आपको मेथड बताया था, मेथड क्या यूज़ करेंगे, मेथड हमने बताया हमें लिखना है x इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। तो फंक्शन को देखिए, ये y हमारा, अभी तो y इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ है,
और इस तरह से लिखा हुआ है। अब मुझे कैसे लिखना है इसको, x इन टर्म्स ऑफ y, तो मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा बोथ साइड, तो हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स 1 हो जाएगा। तो 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो x आ जाएगा आपका 2 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। बस हमें लिख दिया इसको, यानी हमारा एक फंक्शन बन गया। ये फंक्शन क्या बन गया, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू जी वाई, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, इज अ फंक्शन ऑफ y। ठीक, तो x को इन टर्म्स ऑफ y लिख दिया, ये हमारा जी वाई हो गया। ओके, अब हमें करना क्या है, पहला काम हो गया। अब हमें देखना है कि y की क्या क्या वैल्यूज़ हम ले सकते हैं। देखिए नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, और y की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, जीरो तो करेगा ही नहीं। कोई नेगेटिव वैल्यू ले लो, पॉजिटिव वैल्यू ले लो, तो ये y की कोई भी वैल्यू यहाँ पर कह रहा है पॉसिबल है, y की ऑल वैल्यूज़ आर पॉसिबल, तो y हम कुछ भी ले सकते हैं। यानी हमारा अब काम क्या है, अब हमारा ये है कि जो जी वाई है, इस जी वाई का हमें अब रेंज नहीं निकालनी, अब हमें इसका डोमेन निकालना। जैसे हम इसका डोमेन निकालेंगे वही हमारा रेंज हो जाएगा किसका, इस फंक्शन का। तो ये एक तरीका है निकालने का। अब हमें सीधा सीधा, अब आप कहोगे ठीक है सर y इज इक्वल टू आर, तो इसका जो डोमेन हो गया वो r हो गया, और इसकी रेंज जो है वो r हो गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और सीखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम यहाँ ये तो हमने देख लिया, हमें ये चीज़ पता चल गई कि भाई y की वैल्यू ये हो सकती है, लेकिन क्या कोई और कंडीशन तो नहीं है जो इसको रेस्ट्रिक्शन डाल रही है उसके ऊपर। तो आप देखिए यहाँ से पहला पॉइंट ये, उसको दूसरे पॉइंट की बात करें, यहाँ पर हम आ जाएँ, अगर हम इसको भी देखें तो यहाँ ये कह रहा है कि y की वैल्यू जो है √2 माइनस एक्स, यानी ये तो वैल्यू पॉजिटिव है। अंडर रूट के अंदर की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन वो हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो y की वैल्यू हम r नहीं ले सकते, क्योंकि r में नेगेटिव भी वैल्यू है, जीरो भी है और पॉजिटिव वैल्यू भी है। तो ये तो हमें परमिशन कर रहा है कि r ले लो, लेकिन हमारा क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि भाई ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये कहेंगे कि y की जो वैल्यू होगी क्या होगी, तो y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो डोमेन ऑफ जी वाई इज़ क्या हो जाएगा, इज़ 0 टू इन्फिनिटी, या हम इसे बोलेंगे रेंज ऑफ एफ एक्स क्या हमारा 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज़, सेम बात है। तो हमने कुछ नहीं किया, रेंज निकालने के लिए कोई अलग से मेहनत नहीं की, हमने अपने डोमेन के निकालने वाले मेथड को ही यूज़ किया, लेकिन एक मेथड अपनाया। और ये बात जो आपने पॉइंट की, इस दोनों बातों को जोड़ते हुए हमें निकालना है। तो कुछ इस तरह की छोटी छोटी बातें भी आपको सीखनी है, चाहे कंसेप्ट आपका अच्छी तरह से बिल्ड हो। तो आज स्टूडेंट्स हमने सारा कंसेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड हमने पढ़ लिया है, और मुझे नहीं लगता कोई चीज़ छूट गई है। ठीक है, छूट गई होगी तो मैं आपको जब एक्सरसाइज कराऊंगा तो बता दूंगा, एक बार देखूंगा मैं कुछ ऐसा रह तो नहीं गया, लेकिन हम कंसेप्ट पूरी तरह पढ़ चुके हैं। अब जितनी इसकी एक्सरसाइज हैं, 3 एक्सरसाइज हैं और 1 मिसलेनियस है, तो 4 इसकी हम लेकर आएंगे इसकी और वीडियोस। ठीक है, लेकिन सभी वीडियोस, सभी एक्सरसाइज को देखने से पहले इस वीडियोस को आप ज़रूर देखें, तभी वो आपको समझ में आने वाली हैं। तो ये पूरी कंसेप्ट की थी क्लास। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और तुरंत वीडियोस देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इनहैंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल।